Good morning, my dear students. Welcoming you all in the science lecture. तो आज हम स्टैंडर्ड 9th चैप्टर नंबर 8 के बारे में स्टडी करेंगे, जो है मोशन। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर दें कि व्हाट इज मोशन। आप मोशन किसको बोलोगे? तो मोशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, एनी ऑब्जेक्ट which is moving or changes its place from one place to another, तो उस टाइप के जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसे आप कंसिडर कर सकते हो कि दैट ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। इन द सेंस, अगर आपको मैं सिंपल वे में बोलने की ट्राई करूँ तो कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपनी जगह चेंज करते हो तो उस ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं दे आर इन मोशन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है, बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। तो ये सब क्या है? दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन। इन द सेंस, बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो मोशन। फिर फिश जो होती है वो स्विम करते हैं, तो वो भी एक टाइप का मोशन हुआ। देन आपका जो ब्लड होता है वो वेन्स एंड आर्टरीज थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, तो वो भी एक टाइप का मोशन हुआ। देन कार, अगर कोई भी कार हो, कोई भी व्हीकल हो, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जो ट्रांसफ़र होते हैं, तो उसे भी आप ऐसे मोशन कंसिडर कर सकते हो। अगर दूसरी बात करें तो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, प्लैनेट्स है, स्टार्स एंड गैलेक्सी आर ऑल इन मोशन। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो वो क्या हुआ? एक टाइप का मोशन ही हुआ ना, मतलब कि वो आगे पीछे घूमता है। ठीक है, देन दूसरे भी यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए गए, आप यहाँ पर देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। मतलब कि आप अगर एयर पास हो रही, हवा चल रही हो, तो आप उसे किस तरह से कंसिडर करते हो? या फिर कोई डस्ट पार्टिकल्स को देख के आप कंसिडर करते हो, या फिर कोई भी ट्रीज के लीव्स हो सकते हैं, ब्रांचेस हो सकते हैं, वो जो हिलती है उसको देखकर भी आप कंसिडर कर सकते हो कि हवा चल रही है, मतलब कि एयर इज इन मोशन। ठीक है, व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ सीजन। मतलब ये चीज़ें क्या है कि सनराइज होती है, सनसेट होती है, फिर सीजन्स बदलती हैं, दैट ऑल आर रिलेटेड टू मोशन। मतलब कि जो अर्थ का जो रिवॉल्व होती है ना अर्थ, उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ये सब सीजन्स, फिर सनसेट, सनराइज, सब चीज़ें। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ। तो हाँ, ऑब्वियस चीज़ है कि हाँ, वो अर्थ के मोशन की वजह से होता है। इफ़ इट इज़ ट्रू, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ। अगर वो लोग क्वेश्चन करें कि अगर ये बात सच है तो हम डायरेक्टली जो भी मोशन होता है अर्थ का, उससे ही सब चीज़ों का मोशन क्यों हम कंसिडर नहीं कर सकते? तो नहीं कर सकते क्योंकि सब चीज़ों की जो मूवमेंट होती है, उसकी जो स्पीड होती है, उसका डायरेक्शन होता है, सब अलग अलग होता है। ठीक है, देन आपको आगे दिया गया है यहाँ पर इस पैराग्राफ में कि अगर कोई भी एक पैसेंजर है, ठीक है, कोई भी एक पैसेंजर है और कोई एक दूसरा पर्सन है, तो एक जो पैसेंजर है वो बैठा हुआ है किसी भी बस में, बोल सकते हो, या फिर किसी भी ट्रेन में बैठा हुआ है। ठीक है, तो जो भी पैसेंजर बस के अंदर बैठा हुआ होगा, उसको क्या, जब वो बस स्टार्ट होगी तो उसको क्या लगेगा कि उसके बाहर जितने भी लोग जो बाहर खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, वो सब उसके पीछे चले जा रहे हैं। ठीक है, और जो बस में जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए होंगे उसको क्या लगेगा कि ये सब जो पैसेंजर है दे आर एट कांस्टेंट
प्लेस, मतलब कि एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। समझ में आया। और जो बाहर होंगे, बस के बाहर जो भी लोग खड़े हुए होंगे, उनको क्या लगेगा कि ये जो बस है वो मूवमेंट कर रही है, आगे जा रही है। ठीक है, मतलब कि दोनों, जो एक पर्सन जो था वो बस के अंदर था, दूसरा जो पर्सन था वो बस के बाहर था, दोनों को देखने में फर्क होगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है। अगर आगे बात करें हम, तो मोस्ट मोशंस आर कॉम्प्लेक्स। मोस्टली जितने भी मोशंस होते हैं दे आर ऑल कॉम्प्लेक्स मोशंस होते हैं। ठीक है, सम ऑब्जेक्ट में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ। मतलब कि कुछ जो मोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन में होते हैं मोशन, कुछ जो मोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, या फिर सर्कुलर पाथ में। ठीक है, देखो मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ कि ये बस स्टैंड है, बस स्टेशन है, और ये आपका घर है। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो अगर आप स्ट्रेट पाथवे को सिलेक्ट करो तो ठीक है, स्ट्रेट पाथवे। बट अगर आपके घर से बस स्टैंड से जाने के लिए बहुत सारे रूट्स होते हों, अलग अलग रूट्स, या फिर ये पूरा रूट है, ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ, दोनों के डिस्टेंस में डिफरेंस होगा। ठीक है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो अगर आप स्ट्रेट कंसिडर करो कि ये आपका घर है, ये बस स्टैंड है। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन में जो भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसे हम बोलते हैं, उस डिस्टेंस को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, राइट। और जो घूम घूम के जाएगा बस स्टैंड पे उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। मतलब ऑब्वियस चीज़ है कि ये जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, और ये जो भी डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ये चीज़ क्या है वो हम आगे के टॉपिक में क्लियर करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर आपको दिया गया है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सर्कुलर पाथवे में भी मोशन करते हैं। मतलब कि अगर एग्जांपल लेते हैं, चलो सन है यहाँ पर और ये अर्थ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करता है। ये अर्थ है और ये मून है। चलो, तो मून क्या करेगा, अर्थ के आसपास रिवॉल्व करेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, वन टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन हुआ। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर भी दी गई है। ठीक है, अब ये इतना इंट्रोडक्शन जो था वो आपके लिए काफ़ी है कि क्या क्या चीज़ें होती हो, आप उसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मूवमेंट दो टाइप की होती है, एक सर्कुलर मूवमेंट हो सकती है और दूसरी है स्ट्रेट मूवमेंट हो सकती है। अब सबसे पहले चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, या फिर जो भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस या फिर कुछ जो भी टर्मिनोलॉजी है उसका मीनिंग क्या होता है मूवमेंट में, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम वो देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि डिस्टेंस, ठीक है, ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज अभी मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको इस पूरे चैप्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, राइट। जैसे कि मोस्टली जो भी फिनोमिनास है या फिर ये जो भी डेफिनेशंस है, मीनिंग्स है, वो आपको पता होंगे मोस्टली, बट इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस मीन्स क्या होगा कि कोई भी लेंथ, राइट। जैसे कि हम लोगों ने बोला ये आपका घर है और ये बस स्टैंड है, ठीक है। तो अगर आप घर से बस स्टैंड तक स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकते, आपको घूम घूम के जाना पड़ता हो, तो ये क्या हुई, लेंथ हुई। ठीक है, इस टाइप के मूवमेंट को आप बोलोगे डिस्टेंस, राइट। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए आपने कितनी लेंथ कवर की, उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। समझ में आया। फिर वो सर्कुलर भी हो सकता है या फिर स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है।
देन नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट, द एक्शन ऑफ मूविंग समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस और पोजीशन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़ को मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। बट जो भी उन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, कम होगा, तो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर आप समझो कि आप यहाँ पर खड़े हो, आपको घर से बस स्टैंड से जाना है, ठीक है, तो आप जो भी पाथवे सिलेक्ट करोगे उसकी लेंथ कितनी होगी, कम लेंथ होगी, राइट। मतलब कि दो रूट थे आपके पास, एक तो स्ट्रेट लाइन में जा सकते हो या फिर घूम घूम के जा सकते हो। अगर घूम घूम के जाओगे तो क्या होगा कि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब कि लेंथ बढ़ जाएगी, तो उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस। अब अगर आपने छोटा सा रूट सिलेक्ट किया तो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर रहा हो तो उसे हम कंसीडर करेंगे एज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड रिलेटेड होगा डायरेक्टली साइज, किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज, ठीक है। अगर भारी ऑब्जेक्ट होगा तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए प्रॉब्लम होगी, अगर हल्की चीज़ होगी तो आप एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली ले जा सकते हो, ठीक है। तो वो होगा मैग्नीट्यूड, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज, राइट। देन वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ समथिंग इन अ गिवन डायरेक्शन। हाँ, मतलब कि एक स्ट्रेट डायरेक्शन हो सकता है, यूनिफॉर्म डायरेक्शन हो सकता है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। मतलब कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट हो, आपको उसकी स्पीड जो होती है, राइट, स्पीड सेम होनी चाहिए और डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। उस टाइप का जो भी मूवमेंट होगा उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। समझ में आया। अब स्पीड मीन्स क्या होगा, द रेट एट विच समवन और समथिंग मूव, मतलब कि कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है। चलो एग्जांपल लेते हैं, ये आपका घर, ये बस स्टैंड, ठीक है। आपके पास बाइक है, ठीक है। तो बाइक की जो भी स्पीड होगी वो सोच लो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है आपकी बाइक की, राइट। तो ये पूरी जो स्पीड होगी वो अगर आप घर से लेकर यहाँ तक सेम स्पीड को अगर मेंटेन करते हो, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे वेलोसिटी, राइट। द स्पीड ऑफ समथिंग इन अ गिवन डायरेक्शन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन है आपके पास, उसकी जो स्पीड होती है उसको कंसीडर करना है। देन स्पीड मीन्स द रेट एट विच समवन और समथिंग मूव, मतलब कि कितनी स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ स्पीड। देन नेक्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि यूनिफॉर्म मोशन मीन्स क्या होता है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस मीन्स क्या होता है। तो अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट travels in a straight line and its velocity remains constant along that line as it covers equal distance in equal interval of time। मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, बट इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट स्पीड, राइट। और जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी कितना है, तो कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया। मतलब कि कोई भी एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है विद द कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। और जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो भी कैसा होगा, कांस्टेंट या फिर इक्वल डिस्टेंस होगा इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसे हम कंसिडर करेंगे एज अ यूनिफॉर्म मोशन। एंड अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर रही है बट उसकी जो भी स्पीड होगी, राइट, वो कांस्टेंट होगी। देखो, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है एज एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कल एंड इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। स्पीड कांस्टेंट है बट उसकी जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है, वो कंटिन्यूसली उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, इसलिए उसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या था, तो
कांस्टेंट स्पीड, बट कोई भी ऑब्जेक्ट जो था वो ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट स्पीड बट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें थी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी इस चैप्टर को लिए समझने के लिए। आगे जो भी चीज़ है हम उसका अब डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से आपको पढ़नी है और समझने की ट्राई करनी है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इस दो टर्म से तो आपको पता ही होगा, स्केलर एंड वेक्टर टर्म्स, येट स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ये आपके पहले के जो भी आपके स्टैंडर्ड्स थे उसके अंदर आप लोग पढ़ चुके हो, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। देखो फिर भी ये चीज़ एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। स्केलर मीन्स क्या होगा? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। इन दिस सेंस कोई भी ऐसी चीज़ें जिसका मैग्नीट्यूड है, राइट, मतलब कि उसकी साइज है, शेप है, वो सब है, ठीक है, बट उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, उससे हम कंसिडर करेंगे एज अ स्केलर क्वांटिटी। देखो जैसे कि डिस्टेंस हम लोगों ने देखा था, डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, राइट, फिर स्पीड, फिर मास, ये सब क्या है? तो स्केलर क्वांटिटीज है, आप स्केल थ्रू मेजर कर सकते हो, राइट। एंड दूसरी जो है वो है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर इन द सेंस वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके पास खुद का मैग्नीट्यूड भी हो एंड एज वेल एज देयर डायरेक्शन, मतलब कि उसकी डायरेक्शन भी उसे पता हो, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा डिस्प्लेसमेंट, आपको पता है स्ट्रेट लाइन, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द 2 पॉइंट, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देन हमने वेलोसिटी के बारे में भी देखा था, द स्पीड ऑफ समथिंग इन अ गिवन डिस्टेंस, ठीक है, या फिर गिवन डायरेक्शन, मतलब कि किसी भी चीज़ की स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन, तो उससे भी हमें पता है। या फिर फोर्स की अगर बात करें हम, तो फोर्स मीन्स क्या होगा? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जितना भी फोर्स दो या फिर धक्का दो, उसे एनर्जी दो, ठीक है, तो उसे हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ फोर्स। तो ये सब चीज़ें जो थी वो है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब जो भी अभी तक हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी देखी है, डिस्टेंस देखा, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी, स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सभी जो चीज़ें हैं वो आपको इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम लगेगी, राइट। तो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 8 मोशन का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन, राइट, उसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकमिंग यू ऑल इन द साइंस लेक्चर। तो आज हम जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, राइट, मोशन, उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसे हम समझने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? डिस्क्राइबिंग मोशन, मतलब कि हमें मोशन को डिस्क्राइब करना है, बट हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे मोशन को? देखो, अगर कोई भी मोशन की अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टली दो चीज़ों से रिलेटेड होता है, राइट। मोशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टू थिंग्स, वन इज डिस्टेंस एंड अनदर वन इज द डिस्प्लेसमेंट। वो दो चीज़ों से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपको क्या बोला गया है कि अगर आपकी जो स्कूल है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर्स दूर है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, ये स्कूल है, ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है।
अब आपको ये जो भी डिस्टेंस है वो कितना है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस है उसका। आपको रेलवे स्टेशन से स्कूल तक जाना है और उसका डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, राइट। तो अब अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना हो तो आपको अगर उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप किस तरह से करोगे डिस्टेंस फाइंड आउट, या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो किस तरह से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करोगे, उसके बारे में है, ठीक है। तो नॉर्मल चीज़ है, आपको क्या करना होगा कि आप जहाँ से वॉकिंग स्टार्ट, मतलब कि आप चल के जा रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप चल के जा रहे हो, वॉकिंग आपने यहाँ से स्टार्ट की, आपको यहाँ तक पहुँचना है, राइट। तो आपको करना क्या होगा कि जितनी स्पीड से आप चल रहे हो और ये जो डिस्टेंस है आपने कितना कवर किया उसके बारे में आपको जानना है। तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। रेफरेंस पॉइंट इन द सेंस आपने कहाँ से वॉकिंग करना स्टार्ट किया था, राइट, और उसे बोलते हम ओरिजिन, राइट। मतलब कि किसी भी डिस्टेंस को अगर आपको फाइंड आउट करना हो तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा जहाँ से आपने वॉकिंग स्टार्ट की थी और आप जहाँ तक पहुँचे हो उसके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, ठीक है। अगर मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल दूं तो आप लोग मोबाइल तो यूज़ करते होंगे, आप लोग उसके अंदर गूगल मैप में कुछ भी अगर सर्च करते हो, ठीक है, आप कोई भी एक जगह पर हो, आपको दूसरी जगह पर जाना है, ठीक है, तो कितने किलोमीटर से वो आपको फाइंड आउट करना हो या फिर आपको रूट देखना हो कि कौन कौन से रास्ते हैं वहाँ तक पहुँचने के, तो आप गूगल मैप का यूज़ करते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब आप उसके अंदर पहले तो आप आपकी खुद की लोकेशन आप सर्च करते हो, राइट, खुद की लोकेशन सर्च करते हो। उसके बाद आप क्या सर्च करते हो कि आपको कौन सी जगह पर जाना है वो लोकेशन सर्च करते हो, मतलब कि आपकी जो डेस्टिनेशन होती है उस लोकेशन को आप सर्च करते हो, ठीक है। तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, बट सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए होगा कि एक रेफरेंस पॉइंट, मतलब कि आप जिस जगह पर अभी प्रेजेंट हो, खड़े हुए हो, उस जगह को हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन, ठीक है। तो यही चीज़ आपको दी गई है यहाँ पर, और लास्ट में बोला गया है आपको टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए, राइट, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम बोलेंगे ओरिजिन। सो आई होप सो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि व्हाट इज ओरिजिन या फिर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट, तो उसके अंदर हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि कोई भी जो भी मोशन हो रहा है या फिर मूवमेंट हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो कौन सी डायरेक्शन में हो रही है, इन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और दूसरी चीज़ कौन सी है, तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हम वो चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले ही बोल दिया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि कोई भी मोशन है तो वो दो चीज़ों से रिलेटेड है, वन इज़ द डिस्टेंस एंड अनदर वन इज़ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि किसी भी चीज़ का डिस्टेंस और किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट, अगर ये दो चीज़ें आप लोगों को पता होगी तो आप समझ सकते हो कि व्हाट इज़ मोशन, एंड मोशन को आप किस तरह से डिफाइन करना है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या है उसे आप कैसे आइडेंटिफाई या फिर कैसे समझ सकते हो, कैसे उसकी वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसके बारे में आपको एक वीडियो थ्रू में आपको एक शॉर्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन देने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको वो जो चीज़ है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस वो मैंने आपको बता दी है, बट आपको वीडियो थ्रू आपको इजीली समझ में आ जाएगा। Move from one place to another, the measure of total length we cover is called the distance. So you have to travel to this town and the best route is straight up north. But
But because of roadworks along the way, we have to take a detour and the distance covered would be something like this. Now when the roadworks are completed, the distance needed to be covered will be something like this. Distance is measured in meters and denoted as lowercase m. The distance between these two towns is about 20,000 meters, but because of the detour, you had to cover a distance of 50,000 meters. Okay, so nobody likes big numbers unless it's your salary. So we should also know that a kilometer is 1,000 meters. In our example, we can say that instead of 20 kilometers, you traveled 50 kilometers. Is distance a scalar or a vector quantity? Think about it. If you say someone travels 20 kilometers from this point, we can't really tell where they landed up. Maybe here, maybe there, or maybe they just went around in circles. As it does not specify a direction, it is a scalar quantity. That brings us to displacement. So what is displacement? Distance with direction is displacement. Distance with direction? What do we mean by that? You made 2 separate trips to this town. Was the distance covered in both the cases the same? Have a good look. It wasn't. In each of the 2 cases, the distance was different. The time you took for the detour was greater than the time you could go straight across. But if you call someone to tell them where you are, in both the cases, your location is this town, which is 20 kilometers north of your home. The displacement in both the cases is the same. You traveled 20 kilometers north. North shows the direction, and because direction is specified, displacement becomes a vector quantity. Now let's look at this example where a mother asks her son to quietly stay where he is while she takes a quick nap. So now the child runs back and forth many times and returns to the original spot before the mum wakes up. The mum wakes up and sees the child in the same spot, and as she hasn't observed what happened in the last few minutes, she assumes the child has not moved. The child, being the future expert in physics, has in fact disobeyed her instruction and covered lots of distance. But at the same time, he can argue that he did follow his mum's instruction. Lots of distance covered, but 0 displacement. If the distance traveled is a straight line, the displacement will be the same magnitude as the distance, but with the direction provided as well. In most cases in our day-to-day lives, the distance covered is greater than the displacement seen. Running errands and traveling back and forth between places cause the amount of distance to build up, though you may not end up very far from home. If you've really understood the difference between distance and displacement, you should be able to answer the next question. When a passenger travels by taxi, is he charged based on the distance or displacement? तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो के अंदर देखा कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों को एक दूसरे से किस तरह से अलग कर सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। तो अब हम जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया डिस्प्लेसमेंट क्या है एंड डिस्टेंस क्या है वो, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। चलो, तो क्या है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या है, तो कि कोई भी जो मोशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, इनटू अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट की बात की है हमने, ठीक है। अ सिंपल टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि ये सिंपल टाइप ऑफ मोशन है। अगर कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो तो आप उसे क्या बोल सकते हैं कि सिंपल मोशन है, ठीक है। वी शैल फर्स्ट लर्न द डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। अब ये जो मोशन है वो हम एक एग्जाम्पल थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। उसके अंदर भी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में डिटेल दी गई है। तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। सबसे पहले तो आपको कंसीडर क्या करना है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इनटू अ स्ट्रेट लाइन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक ऑब्जेक्ट है ओ और वो मूव कर रहा है इनटू अ स्ट्रेट लाइन। अब द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि अगर किसी भी चीज़ को
कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो उसे एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा। रेफरेंस पॉइंट इन द सेंस वो जहाँ से अपना मूवमेंट जो है या फिर जो भी मोशन है वो स्टार्ट करेगा, तो उसे हम बोलते थे ओ। ओ इज द रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन, ठीक है। देन लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट। मतलब कि ए बी एंड सी वो क्या है, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी टू बी। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, सी टू बी एंड रिचेस ए, देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रिचेस सी थ्रू बी। देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या बोला कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ओ, ठीक है, और यहाँ पर आपको जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी पॉइंट है, समझ में आया। अब ये जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अब आप लोगों ने क्या बोला कि सबसे पहले तो जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कैसे कर रहा है, सबसे पहले तो वो ओ से लेकर ए तक मूव कर रहा है, देन ओ से बाद में बी तक आएगा और बी से बाद में सी तक आएगा। मतलब कि ओ से लेकर ए तक आया, देन रिटर्न बैक्स टूवर्ड्स द बी एंड बी टू सी। समझ में आया, मतलब डिस्टेंस क्या होगा उसके बारे में बात की गई है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ओ जो है उसका पॉइंट क्या है 0, सी का पॉइंट क्या है 25, बी का 35 और ए का है 60। समझ में आया। तो अगर हमें इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ओ से लेकर ए तक, मतलब कि ओ ए इज इक्वल टू 60 किलोमीटर, ठीक है। देन ए टू बी एंड बी टू सी, राइट। तो ये कितना डिस्टेंस हुआ होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट। तो आप करो कि 60 माइनस 25 क्या आएगा 35, राइट। तो ए से लेकर सी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस कितना होगा 35 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे आप, ओ ए प्लस ए सी इज इक्वल टू 60 प्लस 35 इज इक्वल टू 95 किलोमीटर्स। समझ में आया। तो ये क्या आपको मिला, डिस्टेंस मिला है अभी, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर यही चीज़ दी गई है आपको, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज ओ ए, मतलब कि ओ से लेकर ए तक, एंड ए से लेकर सी तक, मतलब कि ए से लेकर सी तक, ठीक है। तो 60 प्लस 35 इज इक्वल टू 95 हुआ। समझ में आया। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इसे हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। उसे हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है, उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू सिंप्लीफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब कि अगर आपको किसी भी चीज़ का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, यू जस्ट हैव टू नीड टू स्पेसिफाई द न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है आपको वो ही स्पेसिफाई करना है, जो भी डायरेक्शन होगा उसे आपको स्पेसिफाई नहीं करना है। इन द सेंस अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आपको क्या चाहिए होगा, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया। तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। आगे देखते हैं अब, देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो यू जस्ट कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, राइट। वो उसे आप जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज का ही यूज़ करके आप उसे एक्सप्लेन
कर सकते हो, अदर जो भी टर्मिनोलॉजी से आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। देन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। वो किससे डायरेक्टली रिलेटेड होगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इन द सेंस द साइज ऑफ समथिंग, मतलब कि किसी भी चीज़ की साइज के ऊपर वो डिपेंडेंट होगा, राइट। अब आपको एक आगे दूसरा फिर से एक एग्जांपल दिया है। आप लोगों को अब डिस्टेंस तो पता चल गया कि डिस्टेंस क्या है और डिस्टेंस कैसे मेज़र करोगे। अब डिस्प्लेसमेंट के बारे में है, तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ। मतलब कि यहाँ से आप फाइंड आउट क्या कर सकते हो कि डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था? ओ से ए तक और ए से सी तक, मतलब कि आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। दिस डिफरेंस विल बी गिवन यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। इसकी हेल्प थ्रू आप क्या कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको आप यूज़ करके क्या कर सकते हो? आप फाइंड आउट कर सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजिशन कौन सी होगी? 0, राइट। फिर यहाँ तक गया और यहाँ से फिर से कहाँ तक आया? सी तक। तो ये क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मतलब कि इनिशियल पोजीशन से जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वो वहाँ से लेकर वो लास्ट में कहाँ तक पहुँचा, राइट, तो उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का अगर एग्जाम्पल थ्रू हम समझने की ट्राई करें तो यहाँ पर आप समझ सकते हो, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है उससे सेम होगा या अलग होगा, ठीक है, उसके बारे में आपको बताया गया। तो समझने की ट्राई करते हैं किस तरह से। फ्रॉम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, मतलब कि ओ से लेकर ए तक का जो भी मोशन है वो कितना किलोमीटर हुआ? 60 किलोमीटर। द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 16 किलोमीटर। वो आपको पता है जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि जितना डिस्टेंस होगा या फिर जितना मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा? डिस्टेंस होगा। मतलब कि डिस्टेंस इतना है तो मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा। मतलब कि डिस्टेंस 60 किलोमीटर तो मैग्नीट्यूड भी 60 किलोमीटर होगा, ठीक है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी, ओ से लेकर ए तक और ए से लेकर बी तक, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड इज, मतलब कि ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस 60 किलोमीटर, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये कितना डिस्टेंस होगा? 10, 20 और 25, मतलब कि 60 + 25 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? 85 किलोमीटर, ठीक है। 85 किलोमीटर मिला आपको। अब अगर आपको इस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? आपको जो भी टोटल वैल्यू मिली है आपको क्या मिला? 0 से लेकर ए तक और ए से लेकर बी तक, वो आपको क्या मिला? टोटल डिस्टेंस कवर्ड मिला है। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे? ओ से लेकर बी तक का जो भी डिस्टेंस बचेगा उसे आप बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इन द सेंस देखो पहले क्या हुआ? ओ से लेकर ए तक चीज़ आई, कोई भी ऑब्जेक्ट ओ से लेकर ए तक आया, ए से लेकर फिर से बी तक गया, राइट। अब अगर आपको पता है कि किसी भी चीज़ का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना है कि जहाँ से उसने मूवमेंट्स चालू की थी और ये हुई उसकी इनिशियल पोजीशन और ये बी जो पॉइंट है वो होगी उसकी फाइनल पोजीशन।
तो इन दोनों के बीच का अगर आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो तो वो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर while the magnitude of displacement is 35 किलोमीटर। समझ में आया? राइट, एकदम इजी चीज़ है। देखो क्या हुआ, सबसे पहले तो आपने क्या किया, ओ से लेकर, देखो फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको, ओ से लेकर ए और बी एंड सी है। ओ से आप लोगों ने जर्नी स्टार्ट की, ए तक कितने किलोमीटर है, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर से आप फिर से कहाँ तक आए, बी पॉइंट तक आए। तो बी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस 25 किलोमीटर का हुआ, राइट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, 35 किलोमीटर का होगा, क्योंकि यहाँ पर 25 है, राइट। मतलब कि ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस 60, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, 25 इज इक्वल टू 85 किलोमीटर हुआ। आपको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है कि ये आपका इनिशियल पोजीशन है और ये आपकी फाइनल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन हुई क्योंकि ये चीज़ यहाँ से यहाँ पर आई और यहाँ से फिर से यहाँ तक आई, इसलिए ये फाइनल और ये आपकी इनिशियल। ठीक है, तो आप अगर फाइनल माइनस इनिशियल करो, मतलब फाइनल क्या होगी, आप कहाँ कौन सी जगह पर हो, 35। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करो आप, तो आपको क्या मिलेगा, 35 किलोमीटर्स। और ये जो 35 किलोमीटर्स आपको मिला वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। मतलब कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में। देखो, फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कोर्स ऑफ मोशन मे बी जीरो। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की, यहाँ तक जर्नी की और यहाँ से फिर से अगर वो ओ पोजीशन तक पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ज़ीरो, क्योंकि वो फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक पहुँच गया है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। बट उसका जो भी डिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का किलोमीटर कितने थे, 60 किलोमीटर, और 60 से लेकर फिर से ज़ीरो तक, मतलब कि 60 + 60 OA + AO इज इक्वल टू 60 + 60 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर जो होगा वो होगा उसका डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही चीज़ दी गई है। इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल बैक टू ओ, मतलब से बी से लेकर सी ओ तक फिर से वो अगर ट्रैवल हो जाए तो क्या होगा, द फाइनल पोजिशन कंक्लूड्स विद द इनिशियल पोजिशन, मतलब कि फाइनल और इनिशियल पोजिशन दोनों सेम हो गई है। However, the distance covered in this journey is OA, मतलब O से लेकर A तक प्लस AO, A से लेकर O तक। ठीक है, मतलब 60 + 60 मीटर, 60 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर्स। समझ में आया, मतलब कि डिस्टेंस 120 किलोमीटर बट डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। Thus, two different physical quantities, the distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object and locate its final position with reference to initial position at a given time. तो इसकी हेल्प थ्रू आप किसी भी चीज़ का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस क्या होता है कि दोनों के स्पीड जो होती है या फिर जो भी वेलोसिटी होती है वो सेम होती है।
ठीक है, बट उसकी जो भी डायरेक्शन होती है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, राइट। मतलब कि डायरेक्शन चेंज होगी तो डिस्टेंस ट्रैवल भी चेंज होगा, ठीक है। मतलब कि सेम स्पीड और अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता होगा तो उसे हम कंसिडर करते हैं एज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एंड अगर सेम स्पीड बट डिस्टेंस ट्रैवल इज चेंजिंग कंटिन्यूसली देन इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो यहाँ पर आपको एक पूरा एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से, ठीक है। बट इस टेबल थ्रू आप लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है वो इजीली समझ सकते हो। देखो आपको एक टाइम टेबल दिया गया है टाइम का। देखो डिस्टेंस गैप कितना है 15 मिनट्स का। देखो 9:30 to 9:45, 9:45 to 10, 10 to 10, 15, 10:30, 10:45 और 11, सबके बीच में टाइम इंटरवल कितना है 15 मिनट्स का होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंसिडर करो आप डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट ए इन मीटर एंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट बी इन मीटर। मतलब कि ए है और बी दो ऑब्जेक्ट है आपके पास और उन दोनों ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो कैसे करोगे? देखो स्पीड सेम होगी दोनों की, ठीक है। बट आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है 9:30 to 9:45 के बीच में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ उन दोनों के बीच का गैप कितना है 10 का, ठीक है। मतलब कि 10 to 20 मतलब 10 का गैप हुआ। बट बी वाले के अंदर देखो आप 12 से कितना हुआ 19। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो भी डिस्टेंस ट्रैवल है वो सेम नहीं है, राइट। मतलब कि डायरेक्शन भी सेम नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखो 9:45 to 10 डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ 10 to 30 मतलब फिर से 10 का गैप हुआ। यहाँ पर देखो 19 से डायरेक्ट 23, समझ में मतलब कि जो भी डिस्टेंस ट्रैवल है वो सेम नहीं है। इन द सेंस इस पूरी लाइन में आप देख सकते हो कि 10 का गैप है सबके बीच में, 10 to 20, then 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। मतलब कि सबके बीच में 10 का गैप आ रहा है। बट अगर आप इस वाले मतलब कि बी ऑब्जेक्ट जो है उसके बीच के आप डिस्टेंस देखो तो सब में वैल्यूज चेंजिंग है, मतलब कि अलग अलग वैल्यूज चेंज हो रही है। इन द सेंस आप लोग इस एग्जाम्पल थ्रू समझ सकते हो कि यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होगा एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होगा। तो ये वाला जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है और दिस वन इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन मीन्स क्या है आप लोगों को पता है, ठीक है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है और जो भी डिस्टेंस ट्रैवल है वो भी अगर सेम होगा, राइट, टाइम इंटरवल जितना टाइम दिया गया उस टाइम इंटरवल में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो भी अगर सेम होगा देन इट विल बी कंसिडर्ड एज यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स वेलोसिटी सेम होगी बट जो भी डिस्टेंस ट्रैवल होगा, राइट, वो कैसे होगा, चेंजिंग होगा, डिस्टेंस ट्रैवल विल चेंज। तो उसे आप कंसिडर कर सकते हो एज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो रहा है एंड जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा आप उसके अंदर हम देखेंगे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मतलब कि हम लोगों ने मोशन देख लिया बट अगर मोशन का जो रेट है मतलब कि स्पीड है या फिर जो भी वेलोसिटी है अगर उसे हमें फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।